नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं वीडियो री एग्जाम के लिए आपका हिंदी का दूसरा सेशन, यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर ये दूसरा होने वाला है। और टॉप 50 प्रश्न यहाँ पर हम व्याख्या सहित आपको समझाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो यहाँ पर हम अपने चैनल पर आपको फ्री वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। आज हम यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लाए हैं और इसी तरीके से जो सामान्य अध्ययन है, यानी कि जो जीके जीएस का पोर्शन है, वो भी 50 क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ठीक है, तो जाकर आप लोग वहां पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक वाक्यांश दिया गया है और प्रश्न जो है 1 से 4 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको इस वाक्यांश को पढ़कर देने होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ना हम शुरू करते हैं। क्या यहाँ पर दिया गया है? तो यहाँ पर लिखा है कि आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। आगे क्या दिया गया है? तो आगे दिया गया है कि विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाक्यांश दिया गया है। इसी पर आधारित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कौन सी इच्छा है जो यहाँ पर उत्पन्न हुई है, ये आपको बताना है। तो आपने यहाँ पर पढ़ा कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा यहाँ पर उसने जताई है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा। तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सूखे पत्ते जो हैं वो प्रतीक हैं। किसका प्रतीक है ये आपको बताना है। पतझड़ का, अकाल का, मन के सूनेपन का, या फिर सुसुप्तता का। तो यहाँ पर जो वाक्यांश दिया है उसमें कवि ने मन के सूनेपन की तुलना जो है पेड़ के सूखे पत्ते से कराई है। ठीक है, तो जो मन का सूनापन है, ऑप्शन नंबर सी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? भाव रूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, या फिर छोटी नई कलियों पर, या फिर शुष्क कलियों पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विचार रूपी कलियों पर जो है यहाँ पर बहार का आगमन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो जो गहनता की फसल है इससे कवि का आशय यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है ये आपको बताना है। तो इससे निकल कर आ रहा है विचारों में परिपक्वता। ऑप्शन नंबर ए विचारों में परिपक्वता जो है इसका आशय निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से अब जो है क्वेश्चन दूसरे चालू होते हैं। 1 से 4 तक आपको क्वेश्चन देने थे, वो आपको वाक्यांश के अनुसार देने थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है खड़ी बोली की। तो सर्वप्रथम लोक कवि जो हैं वो कौन माने जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर श्याम नारायण पांडे, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी भाषा के सांस्कृतिक प्रसंगों में सर्वाधिक जो है अंशदान मैथिली शरण गुप्त जी का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किस रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है बच्चों श्रृंगार रस को। ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो जो है आकृति की दृष्टि से आपको बताना है कि हिंदी जो है किस प्रकार की भाषा है। तो ये है श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर?
श्लिष्ट योगात्मक जो है। और अगर बात करें इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है वियोगात्मक, या तो श्लिष्ट योगात्मक बोल दे या फिर वियोगात्मक। इसको भी नोट कर लीजिएगा, वियोगात्मक, ये भी यहाँ पर लिखा मिल सकता था आपको, ठीक है। वियोगात्मक बोल दे या फिर श्लिष्ट योगात्मक। तो हिंदी आकृति की दृष्टि से वियोगात्मक होगी या फिर श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह यहाँ पर आपको पहचानना है। बताइएगा कि अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। तो हमने आपको पढ़ाया था कि 1, 3, 5 जो विषम यहाँ पर विषम स्थान पर आते हैं, चाहे वो का वर्ग हो या फिर खा वर्ग हो, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखना है कि 1, 3, 5 जो नंबर हैं यानी कि विषम स्थान हैं वो कौन से हैं। तो ये आ रहा है आपका कौन सा, चा, छा, जा वाला, ठीक है। ये देखिए चा जो आ रहा है ये पहले स्थान पर है, इसके बाद छा आता है उसको छोड़ दिया, फिर जा आ गया, फिर यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्भुज, यानी कि 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी की बात यहाँ पर की जा रही है। क्लियर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था बच्चों चिदम्बरा पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये बच्चों मिला था इनको 1961 यानी कि 1961 ईस्वी में, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सखिन्य सहित हरिथी, सॉरी क्या लिखा है, हर्षी लिखा है, सखिन्य सहित हर्षी अतिरानी और सूखत धानु पराजनु पानी। तो यहाँ पर देखिए जनु मिल गया। हमने आपको बताया था कि चाहे आपको मनु मानहु मिल जाए, ठीक है, जनु जानहु मिल जाए, ज्यों मिल जाए, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनु मानो, मनहु, जनु जनहु, जानो, ज्यों, ये जो शब्द हैं कहीं अगर आपको दिख रहे हैं तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है, तो बहुत ही सिंपल है, वहां होता है रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। तो बताइएगा इनमें से किसका अर्थ तेल है, प्रणय का, प्रीति का, स्नेह का या फिर अनुराग का। तो स्नेह का एक अर्थ यहाँ पर तेल भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतया नहीं बोली जाती है। तो कौन सी नहीं बोली जाती है ये आपको पहचानना है। अवधी बोली जाती है, ब्रज भी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, लेकिन जो मैथिली है बच्चों ये आपकी बिहार राज्य में बोली जाती है। बिहार राज्य के जैसे कि चंपारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ठीक है, दरभंगा हो गया, ये जो जिले हैं यहाँ पर जो है मैथिली बोली जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वाक्य को बनाना है। ये जो वाक्य दिया गया है इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में कैसे लगाएंगे ये आपको बताना है। तो इसको कैसे लगाएंगे कि जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। भैया विसर्जन नहीं होगा, विसर्जित होगा, यहाँ पर विसर्जित हो चुकी थी, क्या हो जाएगा, विसर्जित हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो गलत दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बताइएगा सभी लोग, मिठास जो आपका प्रत्यय है इसमें किस जो है प्रत्यय का प्रयोग हुआ है मिठास शब्द में। तो मिठास जैसे आप बोलेंगे तो आस निकल रहा है, ठीक है, तो आस यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, सभी को पता होगा कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें वे कहलाते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो आस प्रत्यय आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत धन चारण, ऑप्शन नंबर सी, उत धन चारण
इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसमें हो जाएगा बच्चों व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है वहां पर हम टाइम ज्यादा नहीं देंगे। अतः शब्द का समानार्थी पहचानना है आपको, तो अतः शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परिणामत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका शुद्ध रूप जो होता है वो होता है परिणामतः। इसमें अगर विसर्गें लगा दें परिणामतः, ये इसका शुद्ध रूप होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमी का तत्सम रूप आपको बताना है। अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बताइएगा सभी लोग। अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमृत। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमी हो गया, अमृत हो गया, असीय हो गया, ठीक है, सॉरी अमीय हो गया, ये समानार्थी शब्द होते हैं, चाहे वो अमी है, ठीक है, ये भी यहाँ पर समानार्थी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। तद्भव शब्द आपको पहचानना है। तद्भव का मतलब जो हिंदी रूपांतरण है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत के वर्ण होते हैं। तो सकट, घात, गोपाल, ये तो हो गए आपके संस्कृत से संबंधित। कांच जो है वो तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली कहाँ पर बोली जाती है भैया? तो ये बोली जाती है कहाँ पर? पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए पूर्वी हिंदी का संबंध जो है वो किससे है? बघेली से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर जो है अवधी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में बघेली बोली जाती है और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें जैसे कि बिहारी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उनमें से भोजपुरी है, मगही है और मैथिली है, जो कि आपको हमने अभी बताया था कि दरभंगा जो जिला है बिहार का वहां पर बोली जाती है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आएगा? धोखे भरे आधुनिक समाज में फिर है डैश की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में जो प्रवचन की जो है आपकी प्रवृत्ति है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। तो विकास के लिए आर्थिक जो है आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है? तो ये जो हमने पहला जो प्रैक्टिस सेट कराया था वहां पर हमने बताया था कि जो कुंडलियां होती हैं उनमें पहला पद जो होता है, पहला शब्द जो होता है वही अंतिम शब्द होता है। ठीक है, तो कुंडलियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? जो बुढ़ापा है ये रेखांकित है यहाँ पर, तो बुढ़ापा में क्या हो जाएगा? जातिवाचक, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो बुढ़ापा को हम देख तो सकते नहीं हैं, यानी कि इसको महसूस किया जाता है बुढ़ापा जो है, तो ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे बोला जाता है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि लड़का होता है आपका, ये सारे शब्द आते हैं, लड़का है, गाय है, ये जाति का बोध कराते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे किसी का नाम है, जैसे कि राम, गंगा, ये अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ठीक है, समूह कैसा होता है? जैसे कि परिवार हो गया, संघ हो गया, ढेर हो गया, तो ये सारे के सारे समूहवाचक के उदाहरण हैं। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। ये जो भाव है ये आपको समझना है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा यानी कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, यही कहलाता है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिनम में जो है कौन सा समास विग्रह होगा? तो प्रतिदिनम इसका मतलब होता है कि दिनम दिनम प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है दिनम दिनम प्रति यानी कि प्रतिदिनम। ठीक है, यहाँ पर रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कला का अंतिम सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो यहाँ पर जो है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, तो यहाँ पर जो तीन विशेषण हो जाएंगे, कौन कौन? अंतिम,
सर्वोच्च और ध्येय। 3 इसका कहाँ पर है? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको सीक्वेंस में लगाना है। ये यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आपके सामने, इसको आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा हमने यहाँ पर छोटा कर दिया है। ये जो है उचित क्रम में आपको लगाना है। कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर लगाएंगे कि एक भौगोलिक सीमा में, एक सबसे पहले आएगा, भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना को लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही आगे क्या हो जाएगा? तो ये आपका कैसा बनना है कि एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वा आ रहा है, फिर या आ रहा है, फिर ला है, फिर रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा छंद है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग बताइएगा कि कौन सा छंद यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोहा का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोहा में क्या होता है कि पहले और तीसरे पद में जो है 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरा और जो चौथा पद होते हैं उनमें जो है 11 मात्राएं होती हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। और जस्ट इसका अपोजिट होता है सोरठा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, और कवि खदोत सम जह तह करे प्रकाश। तो यहाँ पर बताना है कि अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए यमक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, सूर सूर। एक सूर का मतलब है सूर और दूसरे सूर का मतलब है सूरदास। ठीक है, तो यमक अलंकार का ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है 343 यानी कि अनुच्छेद 343 में। ठीक है, संघ की राजभाषा का वर्णन कहाँ पर है? अनुच्छेद 343 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अतरंग का सही विलोम क्या होगा? तो इसको हम पहले भी करा चुके हैं, इसका हो जाएगा बहिरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है, रा रे री जिसमें दिख जाए संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम रोटी खाया है, नहीं होगा। राम ने रोटी खाया है, अरे भैया बिल्कुल गलत है। राम ने रोटी खाई है, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। राम रोटी खा लिया है, अरे नहीं है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ऐसे बताओ शब्द लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है, बताइएगा कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है। रत्न होता है कि होती है? रत्न अच्छा है कि अच्छी है? इस तरीके से आप लगाइएगा। तो रत्न अच्छा है। मोती अच्छा है कि अच्छी है? मोती अच्छा होता है। ठीक है। नकल होती है या होता है? नकल करना अच्छी बात है कि अच्छा बात है, बताइएगा। तो यहाँ पर नकल की जाती है, ना कि नकल यहाँ पर अच्छी होगी, यानी कि ये होगा आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो नकल यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, बचपन आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। तो अनुग्रह किया गया हो तो ये हो जाएगा अनुग्रहित। और याद रखना जो अनुग्रहित ये लिखा है यहाँ पर जो गा में रा उड़ेगी ये पृथ्वी वाली उड़ेगी, इस तरीके से ये वाली नहीं उड़ेगी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुग्रहित ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? बताइएगा कि किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। लड़का कहता है, अरे भैया ये तो एक वचन है। लड़के ने कहा, ये भी नहीं होगा। लड़के लड़के से कहते हैं, तो लड़के लड़के से कहते हैं यही बहुवचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रत्यक्ष में संधि कौन सी है बताइएगा, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39, प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी बताइएगा। गुण संधि होगी, दीर्घ होगी, अयादी होगी या फिर यड़ संधि होगी। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिधन अक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगी यड़ संधि। ई प्लस आ मिल करके क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैत्य प्लस आरिही, सॉरी दैत्य प्लस अरिही, तो ये हो जाएगा दैत्यारिही। एक उदाहरण है, किसका है, व्यंजन, विसर्ग, स्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे भैया विसर्ग देखकर यहाँ पर विसर्ग ना मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है दैत्य प्लस अरिही, तो ये हो जाएगा दैत्यारिही, यानी कि ये हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, यानी कि स्वर संधि दिया गया है तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीलोत्पल, नीलोत्पल शब्द में समास कौन सा है। तो नीलोत्पल को अगर हम तोड़ें, यानी कि नीला है जो उत्पल, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वाभाविक और जो स्वागत शब्द हैं, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग लगा है बताइएगा सभी लोग जल्दी से। तो स्वाभाविक में तो स्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वा हो जाएगा। और स्वागत, जो स्वागत लिखा है इसमें सु उपसर्ग हो जाएगा। तो स्वा और सु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। उज्ज्वल, कवित्री, कवित्री या फिर मोक्ष। तो भैया कवित्री इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ये अशुद्ध है। कवित्री इस तरीके से लिखा जाता है, का, वा या में छोटी की मात्रा, त्रा में बड़ी की मात्रा, इस तरीके से कवित्री लिखा जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। महाश्वेता, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। तो यह है सरस्वती का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि महाश्वेता हो गया, वागीश्वरी हो गया, इला भी बोला जाता है सरस्वती जी को। ठीक है, इला हो गया, विधात्री हो गया, ईश्वरी हो गया, ये सारे आते हैं आपके महाश्वेता यानी कि सरस्वती के पर्यायवाची। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं जरूर ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा नहीं है बताइएगा। अश्व माने क्या होता है, घोड़ा होता है। ठीक है, अश्व माने घोड़ा होता है, सैंधव माने भी घोड़ा होता है, घोटक घोड़ा ही होता है, लेकिन जो यातुधान होता है ये राक्षस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार का विलोम शब्द है। आचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनाचार, अनाचार, अत्याचार, विचार। आचार विचार देकर विचार मत लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। आचार का जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनाचार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, बहुत ही सिंपल मुहावरा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि अपनी खुद प्रशंसा करना, यानी कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निस्दिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है। तो इस पंक्ति में वियोग रस का वर्णन है। वियोग जो श्रृंगार रस होता है, यानी श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। तो यहाँ पर वियोग की बात कर रहा है, तो श्रृंगार रस का ये उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है, और चलते हैं आज के हम अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। अंतिम प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्या दिया गया है देख लीजिएगा। सो सिद्धवनु लिखा है, सो सिद्धवनु मरनाल की नाही, तोरहु राम गड़ेहु गोसाई। अलंकार यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। क्लियर है, तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।